मुझे चंद दिन पहले एक व्यूअर ने मैसेज किया कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाई रिवोट्रिल जिसमें क्लोनाज़ेपाम है ये स्टार्ट की और अब ये ना लूँ तो मुझे शदीद घबराहट होती है, सांस पे भी मसला आता है और उसके साथ साथ दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमेशा की तरह उस दिन भी मैंने यही सोचा कि कितने लोग इंडिया और पाकिस्तान में इस दवाई के बगैर ख़ुद अपने आप को खाली महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में सोचते हैं कि रिवोट्रिल दवाई कोई जादुई दवाई है, ये कोई एकदम कोई मुआवजा कर देगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये तो बताता चलूँ कि ये आपके दिमाग को कामनेस और सुकून तो देती है, लेकिन साथ में आराम से उसे और आपके पूरी बॉडी को ट्रैप भी कर सकती है। मैं रोज़ ऐसे मरीज़ देखता हूँ जो कि ख़ुद से 0.5 मिलीग्राम की ये दवाई शुरू करते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी इस टैबलेट के इर्द गिर्द घूमती है। आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि ये दवाई रिवोट्रिल असल में होती क्या है, किन लोगों को ये लेनी चाहिए और कब ये डेंजरस बन जाती है। क्या ये दवाई वाकई सेफ है या ये सिर्फ सेफ दिखाई देती है। और हम ये भी बात करेंगे कि एंग्जाइटी को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जाए और क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। लेकिन इन सब सवालों के जवाब समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि रिवोट्रिल दवाई है क्या और ये दिमाग पे कैसे काम करता है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और याद रखिए कि रिवोट्रिल का असली नाम क्लोनाज़ेपाम है और क्लोनाज़ेपाम एक ख़ास ग्रुप ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती है जिनको बेंजोडाज़ेपीन्स कहते हैं। देखिए, याद रखिए कि हमारे दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल होता है जिसे गामा अम्यूनो ब्यूटारिक एसिड या गाबा भी कहते हैं। इसका जिक्र मैं अपनी वीडियोस में बार बार करता हूँ और ये दिमाग को सुकून देने वाला न्यूरोकेमिकल है। और जितनी भी बेंजोडाज़ेपीन्स हैं ये गाबा को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, दिमाग में इसकी मिकदार को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से आपकी घबराहट ख़त्म होती है। आपको अगर पैनिक अटैक के अलामात आ रहे हैं जैसे कि सांस बंद होना, दिल की धड़कन शदीद तेज़ होना और आपको लगे कि बस मैं मरने वाला हूँ, तो उस पैनिक अटैक के सिम्टम्स को भी कंट्रोल करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब दिमाग रिवोट्रिल की दवाई को नॉर्मल समझने लगता है और ये टॉलरेंस बिल्ड करता है। यानी कि पहले आप आधी गोली से ठीक होते थे, अब आप आधी गोली से भी नहीं बेहतर हो रहे, अब आपको एक गोली लेनी पड़ती है, फिर 1.5, फिर 2 और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज ज़्यादा होती रहती है ताकि आपको वही कामनेस और वही सुकून मिले। तो अगर एक टैबलेट आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को इतनी तेज़ी से बदल सकता है तो क्या होगा अगर यही दवाई रोज़ ली जाए और ज़्यादा मिकदार में ली जाए। अगर ये दवाई ब्रेन की केमिस्ट्री पे इतना जल्दी असर डालती है तो ज़रा देखते हैं कि ये दवाई किन किन मेंटल डिसऑर्डर में देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेंजोडाज़ेपीन्स जो कि गाबा को एक्साइट करती हैं, इनकी कितनी किस्में हैं। इसमें आती है शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाज़ेपीन जो कि आपकी बॉडी में 3 से 5 घंटे रहती है। इनमें अक्सर आपने नाम सुना होगा ब्रोमाज़ेपाम का, लेक्सोटनिल दवाई का। ये दवाई जल्दी असर भी करती है और ये आपके बदन से 5 घंटे के अंदर अंदर निकल भी जाती है। फिर आती है मीडियम एक्टिंग बेंजोडाज़ेपीन्स। ये दवाइयाँ आपकी बॉडी में 6 से 8 घंटे रहती हैं। इसमें बड़ी मशहूर दवाइयाँ आती हैं जो कि एल्प के नाम से, ज़ेनेक्स के नाम से आती हैं और इसमें एल्प्राज़ोलाम और लोराज़ेपाम भी शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर आती है लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाज़ेपीन्स जिनमें आती है क्लोनाज़ेपाम जो कि आप सब रिवोट्रिल के नाम से पहचानते हैं। अब अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो हम उन लोगों में ये दवाई देते हैं जिनमें नींद के मसले होते हैं, उनको इंसोम्निया होता है, उनको नींद आती नहीं है, नींद के शुरू होने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए तो 3 से 5 घंटे वाली ब्रोमाज़ेपाम बेहतर है। लेकिन वो लोग जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, जिनको शदीद घबराहट आती है, जिनको नींद के मसले आते हैं और वो न सिर्फ उनको सोने में मसला होता है बल्कि उनको बार बार जाग होती है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनको फोबिया की बीमारी होती है, यानी कि वो एक ख़ास सिचुएशन में जाके उनकी दिल की धड़कन ज़्यादा होती है, उनको उसमें पैनिक अटैक होता है, उसमें भी ये दवाई रिवोट्रिल दी जाती है। और इसके साथ साथ सबसे बढ़ के ये कि वो लोग जिनको मिर्गी की बीमारी होती है जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, उसमें भी ये रिवोट्रिल दी जाती है क्योंकि ये भी आपके दिमाग के सेल्स को कामनेस देती है। वैसे अगर आपने एपिलेप्सी मिर्गी को लेकर एक डिटेल वीडियो देखनी तो हमने ये वाली वीडियो बनाई है, इसे भी ज़रूर देखना। लेकिन याद रखिए कि हर पेशेंट के लिए ये कामनेस ठीक नहीं होता और काफ़ी लोग इसे मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये दवाई स्टार्ट की जाए तो उसकी क्या ऐसी करेक्ट डोजेस होनी चाहिए और कितनी देर तक ये दवाई रिवोट्रिल लेनी चाहिए। देखिए, रिवोट्रिल दवाई 0.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम और ड्रॉप्स की सूरत में भी मार्केट में अवेलेबल है। और एक बंदा जिसको पहली दफ़ा एंग्जाइटी के दौरे आ रहे हों और उसकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा के काम मुतासर हो रहे हों,
तो रिवोट्रिल की दवाई 0.5 मिलीग्राम हम उसे स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि ये दवाई मैक्सिमम 1 से 2 महीने के लिए दी जाए, इसकी डोज आराम से कम की जाए। यानी कि अगर पहले दिन या पहले हफ्ते आप एक गोली सुबह एक गोली रात ले रहे थे, तो कोशिश की जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद हफ्तों में इस गोली की मिकदार को आराम से कम की जाए। यानी कि अगर आप ये गोली पहले हफ्ते में एक सुबह एक शाम ले रहे हैं, तो आने वाले चंद हफ्तों में मरीज़ की अलामात को देखते हुए कोशिश ये होती है कि इस दवाई को आराम से कम की जाए। एक गोली से आधी गोली और आधी गोली से इवन हम ये भी करते हैं कि 1/3 गोली पे मरीज़ों को ले आते हैं। वैसे भी आप सोच रहे होंगे कि 0.5 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम की गोली में फ़र्क क्या है। इनका इफेक्ट तकरीबन बॉडी में 10 से 12 घंटे ही रहता है। सिर्फ वो लोग जिनको 0.5 मिलीग्राम की गोली से फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एंग्जाइटी ठीक नहीं होती या उनको नींद नहीं आती, तो तब इस सूरत में उनको 2 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। और मिर्गी की बीमारी में रिवोट्रिल की दवाई सिर्फ शॉर्ट टर्म तौर पे कम्बिनेशन में दी जाती है। यानी कि आपको कोई एपिलेप्सी की दवाई मिल रही है, एपिवाल, टिग्राल, या उसके अलावा आपको टोपारामेट मिल रही है, तो उसके साथ सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिवोट्रिल की गोली दी जाती है और डॉक्टर की कोशिश होती है कि ये दवाई आराम से कम की जाए। अब जब इस दवाई के इतने ज़्यादा फ़ायदे जाननी है, तो क्या ये दवाई मुकम्मल तौर पे सेफ़ है? इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, पहले तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो लोग जो कि रिवोट्रिल ले रहे हैं और इस दवाई को अचानक से बंद कर रहे हैं, तो उनमें विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स में उनको नींद का ना आना, बार बार उनको घबराहट के झटके, बॉडी में उनके लर्जा शुरू हो जाता है और दिमाग में एक अननोन परेशानी आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि दवाई का एकदम ख़ात्मा होता है और डॉक्टर की हिदायत को उसमें मुकम्मल तौर पे शामिल नहीं किया जाता। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो को रिवोट्रिल ले रहे हैं और उसको बहुत लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, कम से कम 6 से 8 महीने, उनमें ये देखा गया है कि उन लोगों में याददाश्त के मसले आते हैं। उनकी जो डिसाइड करने की पावर होती है, क़ुव्वत फ़ैसला, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो जज्बाती तौर पे बिल्कुल नम हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि वो लोग जिनको प्रेगनेंसी होती है, और स्पेशली प्रेगनेंसी के भी पहले 3 महीने, और अगर वो हाई डोज रिवोट्रिल ले रही हैं, यानी कि 2 मिलीग्राम रिवोट्रिल की टैबलेट्स भी 2 या 3 ले रही हैं, तो ये भी देखा गया कि उनके पैदा होने वाले बच्चों में मसले आ सकते हैं, जैसे कि उनमें सांस का मसला और दीगर मसाइल। लेकिन असल मसला तब शुरू होता है जब लोग इस दवाई के आदी हो जाते हैं, एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि पहले लोग दिन में 1 या 2 गोली ले रहे थे, वो डॉक्टर के पास नहीं गए और इसको उन्होंने जारी रखा। उनको मज़ा आता है, ऑब्वियसली वो कहते हैं कि हमें नींद आती है और हमें सुकून मिलता है। क्या लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी के पेशेंट में ये दी जा सकती है? इसके जवाब को बड़े गौर से सुनना। याद रखिए कि रिवोट्रिल हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है, 1 महीना, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने। लेकिन फिर भी अगर किसी शख्स की एंग्जाइटी ठीक ना हो रही हो, उसको बार बार पैनिक अटैक और घबराहट आ रहे हो, तो फिर उसको दी जाती है एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें आती हैं SSRI, SNRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। वो दवाई चंद महीनों के लिए आपने लेनी होती है और जब वो दवाई मुकम्मल आपके दिमाग पे अफेक्ट करती है, तो उसके साथ रिवोट्रिल हम बंद कर देते हैं। अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में डिटेल से वीडियो देखनी, तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में डिटेल से बात की है। इसके साथ साथ जिस बंदे को मिर्गी की बीमारी हो, तो उसको मिर्गी की प्राइमरी दवाई देनी चाहिए। वो प्राइमरी दवाई दें। अगर उसके साथ भी मिर्गी कंट्रोल नहीं हो रही, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम रिवोट्रिल की दवाई दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब तो दवाइयों की बात है। एंग्जाइटी को नेचुरली और बिल्कुल ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT करवाएं। CBT एक ऐसा तरीका होता है कि ऐसे थेरेपी के सेशंस होते हैं इसमें, जिसमें आपकी इलॉजिकल और इरेशनल थॉट्स को चैलेंज किया जाता है, उसको रियलिस्टिक थॉट्स के साथ, लॉजिकल थॉट्स के साथ चेंज किया जाता है, और इससे लॉन्ग टर्म में आपकी एंग्जाइटी बेहतर होती है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप खुद घर में बैठे कर सकते हैं, जिसे 4-7-8 ब्रीदिंग कहते हैं, यानी बॉक्स ब्रीदिंग, और उसके साथ साथ वेगस नर्व एक्सरसाइजेज हैं, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जिससे आपकी एंग्जाइटी मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है। याद रखिए, दवाई जो है वो मुकम्मल इलाज नहीं है। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल और माइंडसेट को भी चेंज करें और ख़ुद के साथ ऐसी वर्जिश करें जिससे आपकी ज़हनी सेहत बेहतर हो। दोस्तों, अगर आप जनरली चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए आप ये दवाइयाँ ना लें,
تو میری یہ والی ویڈیو جس میں میں نے گھبراہٹ سے نجات، اس میں میں نے ویگس نرو ٹیکنیک 4-7-8 بریدنگ اور سب سے بڑھ کے پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن، کیسے اس سے آپ اپنی انگزائٹی اور پینک اٹیکس کو نیچرلی ختم کر سکتے ہیں، یہ والی ویڈیو ضرور دیکھنا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کے اندر سائیکولوجیکل ریزیلینس آئے گی، آپ کو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بھی ملے گی۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کی ضرور کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے، اور کمنٹ کر کے کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی پوچھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔